नमस्कार साथियों। तो हम लोग स्टेज एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, विकास की अवस्थाएं, जिसमें हम लोगों ने विकास की अवस्थाएं कंप्लीट ही हो चुकी थी। एक दो अवस्थाएं बची हुई थी। तो जो हमने पहली अवस्था क्या पढ़ी हुई थी उसको रिवाइज कर लेंगे। क्लास में काफ़ी गैप हो गया है इस वजह से। तो जो पहली अवस्था हमने क्या पढ़ी थी, गर्भावस्था, प्रीनेटल एज। गर्भावस्था दूसरी पढ़ी हुई थी शिशुअवस्था, और तीसरी पढ़ी हुई थी किशोरावस्था यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। अब गर्भावस्था कब से कब तक थी? तो हमारे जायगोट बनने से जन्म के पहले की स्थिति, जब तक बालक का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की जो अवस्था होती है वो गर्भावस्था होती है। इसके बाद जब जन्म ना हुआ हो, जन्म ना हुआ हो, ये जन्म होने के बाद 0 से लेकर 2 वर्ष शेष अवस्था, कहीं कहीं 5 या वो तक लिया जाता है, और ये थी 5-6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, और ये थी 12-13-14 से लेकर 19 या 20 वर्ष तक। अब हम लोगों ने गर्भावस्था पढ़ ली थी, शैशवावस्था पढ़ ली थी। शैशवावस्था में क्या था, विकास की जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सारा क्या तीव्र गति से, तेज गति से हो रहा था। बाल्यावस्था में वही चीजें क्या है, स्थिर हो रही थी। बाल्यावस्था को गैंग एज कई नामों से ऐसे जाना जा रहा था। फिर किशोरावस्था, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछाता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था और सबसे जीवन की कठिन अवस्था, और कई मनोवैज्ञानिकों में इसमें कई वर्ड बोले हैं। तो किशोरावस्था, अब इससे बाद जो है एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था। अब प्रौढ़ावस्था इन सब अवस्थाओं के बाद, प्रौढ़ावस्था कितने नंबर की? 5 नंबर की। अब प्रौढ़ावस्था कब से स्टार्ट हुई? अब इसका जब एंड हुआ है तो संतान उत्पत्ति से लेकर स्टार्ट होती है। संतान उत्पत्ति से क्या होती है, ये स्टार्ट होती है। इस अवस्था में आपको लिखना है ये अवस्था कहाँ से? 19-20 वर्ष से क्या होती है? शुरू होती है। और हम एक वर्ड और ऐसे कहते हैं, 19-20 वर्ष से लेकर संतान उत्पत्ति, जब मतलब संतान की उत्पत्ति हम कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति तक की अवस्था है। 19-20 वर्ष से लेकर संतान उत्पत्ति तक की अवस्था है। अब इस अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जो अर्ली एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड, फिर दूसरी होगी एलडी के बाद होगी मीडियम, मध्यम एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड, अब लास्ट में हो जाएगी तो लेट एडल्टहुड। ये तीनों आएंगे। एलडी मतलब हो जाएगी प्रारंभिक अवस्था,
लास्ट है तो अंतिम अवस्था हो जाएगी। अंतिम अवस्था। तो इस अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अब ये कितने वर्ष से स्टार्ट होगी? जो प्रारंभिक होगी वो 19 वर्ष से लेकर 19-20 वर्ष से लेकर रहेगी 40 वर्ष तक। 19-20 वर्ष से लेकर रहेगी 40 वर्ष तक। अब ये रहेगी 40 वर्ष से ही स्टार्ट होगी। अब 40 वर्ष की मध्यम है तो 40 वर्ष से अब मध्यम एज रहेगी जो 65 वर्ष तक रहेगी, 65 वर्ष तक। अब ये 65 से स्टार्ट होगी फिर लास्ट रहेगी, मतलब ओल्ड एज तक रहेगी। जब तक कि ओल्ड एज मतलब 60-65 से ये स्टार्ट होगी और जो ओल्ड अर्ली ओल्ड एज है वहाँ तक रहेगी। 60-65 से स्टार्ट होगी, ये 60 या 65 से स्टार्ट होगी अर्ली ओल्ड एज तक रहेगी। यह हम कहते हैं जब तक कि संतान उत्पत्ति की क्षमता खत्म होने तक। संतान की क्षमता खत्म होने तक ये एज रहती है। बस इसमें आपको यही याद रखना है कि जो एडल्ट प्रौढ़ावस्था रहेगी तो प्रौढ़ावस्था आपकी कहाँ तक चलेगी? 60-65 वर्ष तक रहती है प्रौढ़ावस्था। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो आपका किशोरावस्था जब लास्ट होता है तो प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होता है। प्रौढ़ावस्था 19-20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक पहले रहेगी। इसके बाद 40 से 60-65 तक रहती है। तो 60-65 से ओल्ड एज तक, जब तक मतलब बुढ़ापा की कहते हैं, बुढ़ापा की अवस्था आती है, यह संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है वो खत्म होने लगती है। खत्म होने तक ये जो अवस्था है वो रहती है। इसके बाद है फिर हमारी ओल्ड एज लग जाती है, मतलब वृद्धावस्था। नंबर 6 वृद्धावस्था, ओल्ड एज, वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था कहाँ से स्टार्ट होगी? तो संतान उत्पत्ति की क्षमता समाप्त होने से लेकर जो हमारी मृत्यु तक, लास्ट तक की आयु है वो वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था बूढ़े होकर ही इंसान मरता है, तो वही संतान उत्पत्ति की क्षमता खत्म होने से लेकर संतान उत्पत्ति की क्षमता खत्म होने से लेकर मृत्यु तक की अवस्था। स्वर्ग हम कहाँ सुधार जाएंगे? इसी अवस्था में सुधार जाएंगे। अवस्था भाई जब जिसकी मृत्यु होगी वो तभी मरेगा, लेकिन ये तो एज है, पढ़नी है तो पढ़ रहे हैं। तो जो एज थी, स्टेज एंड डेवलपमेंट था, आपने पढ़ा। आज ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, खत्म हो गया है टॉपिक। अब जो नया टॉपिक आपका है वो आपका रहेगा प्ले थ्योरीज। जो मतलब खेल के सिद्धांत हैं वो क्या हैं, किसने दिए हैं, क्योंकि हर एग्जाम में प्ले थ्योरीज से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। जो प्ले थ्योरीज हैं, खेलों की प्रकृति, मनोविज्ञान को ने कैसे कैसे बताई है, तो इन सबको हम देखेंगे। प्ले थ्योरीज आपका टॉपिक रहेगा। टॉपिक है, इसमें कई थ्योरीज हैं, कई मनोविज्ञान के अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, एंटीसिक्योरिटी थ्योरी, इक्वेशनल थ्योरी, ये जितनी भी थ्योरियाँ हैं वो पढ़नी चाहिए इसमें, क्योंकि इन थ्योरियों से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर प्ले थ्योरी से क्वेश्चन पूछा ना जाए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहले वीडियो चेक होगा, बन रहा है आपका वीडियो, प्ले थ्योरीज। खेल के सिद्धांत, खेल सिद्धांत, खेल सिद्धांत। अब प्ले थ्योरीज में जो खेलों की मतलब प्रकृति है, खेलों की प्रकृति पर मनोवैज्ञानिकों ने गहन विचार किया।
विचार किया खेल की प्रकृति को क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, खेल से हमें क्या लाभ है, ये सब चीज़ों को मतलब जानते हुए इसके लिए क्या है थ्योरियाँ बनाई गई। तो जिसके परिणाम और स्वरूप मतलब खेल की जो विभिन्न धारणाओं का जन्म हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए पहले थ्योरीज बनाई गई। तो अब हम डेफिनेशन पहले देखेंगे। कई मतलब मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो पहला हम देखेंगे रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार पहला है रॉस के अनुसार। अब रॉस के अनुसार रॉस ने क्या कहा, खेल एक आनंदप्रद, स्फूर्तिदायक, सृजनात्मक प्रक्रिया है। खेल क्या है, खेल से आपको आनंद मिलता है। खेल एक आनंददायक, आनंदप्रद लिख लीजिए, आनंददायक, आनंदप्रद, स्फूर्तिदायक, एवं सृजनात्मक प्रक्रिया है। खेल क्या है, खेल एक आनंदप्रद, स्फूर्तिदायक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति पाता है। जिसमें क्या है, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति पाता। तो इन्वर्टेड कॉमा में ही इसको बंद करेंगे, पाता है। और ये डिफिनेशन 2011 के बेस में पूछी गई है कि रॉस के अनुसार खेल एक कैसी प्रक्रिया है, आनंद, जिससे हमें क्या है आनंद की प्राप्ति होती है और स्फूर्ति मतलब उत्तेजना, ताजगी महसूस होती है, ताजगी आती है। और एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। खेल से हमें कोई वो नहीं है कि नुकसान है, खेल से हमें फायदे ही फायदे हैं। तो इन्होंने कहा है कि खेल है जो, खेल एक आनंदप्रद, स्फूर्तिदायक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति में पूर्ण रूप से क्या है अभिव्यक्ति पाता है। व्यक्ति पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति पाता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, एकदम ताजगी महसूस करने लगता है। अब हम दूसरी डिफिनेशन देखेंगे। दूसरी है नन के अनुसार। नन के अनुसार नन के अनुसार तो नन ने क्या कहा है, खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन है। खेल व्यक्ति की गतिविधियों खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की प्रक्रिया है। अब खेल में क्या है, खेल अब डेफिनेशन तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, डेफिनेशन याद करने वाली चीज है। तो नन ने क्या है, खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की एक प्रक्रिया है। हर चीज में आपकी गतिविधि एक्टिविटी की बात हुई होगी। एक्टिविटी क्या है, सिर्फ खेल से संबंधित है। तो आपको आराम से पहचानेंगे खेल लिखोगे, इसकी डेफिनेशन है गतिविधियों का प्रक्रिया नहीं, गहन प्रदर्शन है। गतिविधियों का गहन प्रदर्शन है। हम एक्टिविटी के थ्रू अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो मैकडॉवेल के अनुसार। इन्होंने खेल को कैसे बताया है,
इन्होंने कहा है कि प्राणियों की संरक्षण एवं वृद्धि, जो प्राणी है, प्राणी मतलब होता है व्यक्ति, प्राणियों की संरक्षण भी होगा, वृद्धि भी होगी। प्राणियों के संरक्षण एवं वृद्धि विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृद्धि एवं विकास के लिए खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खेल से क्या है, मेडवेल ने कहा है कि जो प्राणी मतलब व्यक्ति, हम लोग, हम आप प्राणियों के संरक्षण एवं वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए खेल क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा क्या, हर कोई खेल से ही बड़ा होता है, खेल में चीज़ों को सीखता भी है, नॉलेज ज्ञान भी मिलता है, प्लस अपनी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी सभी क्या है, सर्वांगीण विकास भी होता है खेल से। तो वही कहा गया है कि खेल क्या, प्राणियों के संरक्षण और वृद्धि एवं विकास के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण है। अगली जो डेफिनेशन है वो है स्टर्न के अनुसार। स्टर्न के अनुसार इन्होंने खेल को कैसे बताया है, तो इन्होंने कहा है खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा, खेल क्या है, खेल स्वैच्छिक या स्वयं के द्वारा, स्वैच्छिक मतलब खुद की इच्छा, स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। अब खेल कैसी है, अगर आपकी इच्छा है तो आप वो एक्टिविटी बहुत अच्छे से करेंगे, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे ना उस चीज़ को उतना परफेक्ट तरीके से, आपको इंजरी भी हो सकती है अगर आपकी इच्छा नहीं। तो स्वयं क्या है, जो खेल है वो स्वैच्छिक मतलब खुद की इच्छा पर निर्भर करता है, और स्वयं के द्वारा की जाने वाली, हम खुद से जो एक्टिविटी करते हैं, जो खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, जो भी करते हैं वो स्वयं की एक्टिविटी पर ही निर्भर करता है। आप कितना कर सकते हैं, कितने हद तक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी देर तक खेल सकते हैं, या आप 10 मिनट खेल सकते हैं, 1 घंटा खेल सकते हैं, आधा घंटा, या पूरा दिन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो खेल है वो कैसी प्रक्रिया है, स्वैच्छिक एवं स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। अब अगली है पुरुषकिन के अनुसार। पुरुषकिन के अनुसार इन्होंने खेल को क्या कहा है, खेल मस्तिष्क तथा शरीर के लिए ऐसा श्रम है, खेल मस्तिष्क तथा शरीर के लिए ऐसा श्रम है। श्रम क्या होता है, परिश्रम होता है, परिश्रम ऐसा श्रम है जो प्रसन्नता के उस मुकाम, जो प्रसन्नता के उस मुकाम तक पहुंचाता है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं है, ये इन्होंने कहा है।
कोई अंत नहीं है। खेल का कोई अंत है नहीं, हमारी खुशी का कोई अंत है नहीं है। लेकिन हमारी खुशी का अंत नहीं है। हर चीज का मतलब ऐसे कहा गया है खेल को। तो पुष्किन के अनुसार खेल क्या है? मस्तिष्क, आपका माइंड भी फ्रेश होता है, पहले बताया है, और शरीर के लिए ऐसा श्रम है, ऐसा परिश्रम है, ऐसा व्यायाम है जो हमें क्या देगा? प्रसन्नता ही देगा, खुशी ही देगा, खुशी के उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसका कोई अंत नहीं है। अगर हम कितना भी मतलब उदास हो, लेकिन हम खेल लेंगे ना, खेल के इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, जिसका कोई अंत नहीं है। जहाँ तक आप लगाओगे तो नहीं पहुँच पाएगा। तो खेल से क्या है? हमें बहुत प्रसन्नता भी मिलती है, हमारा सर्वांगीण उससे विकास भी तो होता है खेल से। अब थ्योरी है किसने किसने दी है, तो अब हम देखेंगे थ्योरियों को। तो प्ले थ्योरीज पढ़ा आपने, तो प्ले थ्योरीज में पहले हमने डिफिनेशन पढ़ी। जो पहले डिफिनेशन है रॉश ने दी है, तो रॉश के अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि खेल एक आनंदप्रद, जिससे हमें आनंद की स्फूर्तिदायक और एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? रॉश ने कहा है। फिर हमने दूसरी डिफिनेशन देखी है नन के अनुसार। खेल इन्होंने क्या कहा है कि सृजनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन। कैसी? जो हमारी गतिविधि है इनका प्रदर्शन ही खेल है। फिर इन्होंने मैकडॉवेल ने कहा है कि प्राणियों के संरक्षण एवं वृद्धि विकास, जहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट की इन्होंने बात की है, तो खेल से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। फिर है स्टैंड के अनुसार खेल कैसी है? खेल हमारी भैया स्वयं की इच्छा पर निर्भर करती है। अगर हमारा मन है तो खेलेंगे, नहीं मन है तो नहीं खेल सकते हैं। तो खेल एक स्वैच्छिक एवं स्वयं के द्वारा की जाने वाली एक गतिविधि है। ये नहीं कि कोई दूसरा खोल लेगा तो आपको लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप खेलेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, जो आप करेंगे। जैसे खाना है ना, कि हम जब खुद खाएंगे तभी हमें वो एनर्जी देगा, और दूसरे के खाने से कह दें कि हमारे बदले में खा लो, तो क्या आपको एनर्जी मिलती है? नहीं मिलती। ऐसे खेल है, अगर आपको अपनी फिटनेस, आपका माइंड, आपकी हर चीज़ अगर चाहिए तो क्या है? खुद खेलना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। फिर है पुष्किन के अनुसार, तो इन्होंने कहा है कि खेल है जो मस्तिष्क तथा शरीर के लिए एक ऐसा मतलब ऐसा श्रम है, ऐसा व्यायाम है कि जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? खुशी, प्रसन्नता प्राप्त होगी, जिस उस प्रसन्नता का क्या है? कोई अंत नहीं है। अब हम देखेंगे, एक एक थ्योरी देखेंगे, उससे पहले वीडियो सेट करेंगे। ये साइकोलॉजी का लास्ट ही टॉपिक है। साइकोलॉजी समाप्त हो गई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो वो सभी आप स्टार्टिंग से पढ़े रहते हैं कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, एक वो टॉपिक है। तो उसको बताने की ज़्यादा इतनी वो नहीं है, उसके प्रिंसिपल हैं और बस इतना ही है। और ये प्ले थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहला है अतिरिक्त शक्ति की धारणा। पहला अतिरिक्त शक्ति की धारणा। अतिरिक्त शक्ति, थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। इसको क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। यही है थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं? आप एग्जाम देख चुके हैं, ऐसा कोई नहीं जिसने एक आध अटेम्प्ट ना दिया हो। तो अतिरिक्त शक्ति की धारणा, अतिरिक्त शक्ति की धारणा पहले आएगा, ये किसकी है, किसने दी, यही पूछा जाता है। तो ये किसने दी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। किसने दी है? इसकी जो प्रतिपादक है वो कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। कहीं सिल्लर भी मिलता है, सिल्लर, स्पेंसर,
शिल्लर भी मिलता है, हर्बर्ट स्पेंसर एवं शिल्लर ऐसे मिलता है आपको। तो इन्होंने ही ये थ्योरी दी है, हर्बर्ट स्पेंसर एंड शिल्लर ने। अब आता है कि इसको और नाम से जानते हैं, अवशेष शक्ति की, अवशेष ऊर्जा का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। भाई यहाँ पे लिख लीजिए, अवशेष ऊर्जा का सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत इसी को कहा जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर एंड शिल्लर ने दी है। तो शिल्लर आप अब ये पूछता है कि यह थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर एंड शिल्लर ने दी है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, ये कौन थे? तो ये इंग्लैंड के क्या थे? दार्शनिक एवं समाजशास्त्री थे। कौन थे? इंग्लैंड के एक दार्शनिक, फिलोसफर और क्या थे? एक समाज सेवक, समाजशास्त्री थे। और फ्रेडरिक वॉन शिल्लर, और ये जर्मनी के थे। फ्रेडरिक वॉन शिल्लर कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। जो हमारे शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा होती है, अतिरिक्त शक्ति होती है, उसको खर्च कैसे करना है, उसे खर्च करने का जो प्रयोग है वो इसमें इन्होंने बताया। तो बस आपको सिर्फ इसमें इतना ही जानना है कि ये थ्योरी दी किसने है। तो ये किसने दी है? हर्बर्ट एंड स्पेंसर ने दी है। शिल्लर, तो जो शिल्लर थे वो कब आए इस थ्योरी में? शिल्लर को इंग्लिश में यहाँ लिख दे रहे हैं, शिल्लर। शिल्लर कब आए थ्योरी में? इन्होंने कब? 1873। अब वहीं आ जाएगा स्पेंसर की बात आ जाएगी, हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर स्पेंसर जो आए हैं वो कब आए हैं? स्पेंसर थ्योरी 1875। ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। शिल्लर 1873, स्पेंसर 1875, इन दोनों ने भी मिलकर ये थ्योरी दी है, अतिरिक्त शक्ति की धारणा। अब दूसरी है हमारी एंटीसिपेटरी थ्योरी, भविष्यदर्शी की धारणा। भविष्यदर्शी की धारणा, एंटीसिपेटरी थ्योरी। तो भविष्यदर्शी की धारणा, एंटीसिपेटरी भविष्यदर्शी की धारणा। तो एंटीसिपेटरी थ्योरी, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कार्ल रूश। इसके प्रवर्तक कौन है? कार्ल रूश। कार्ल रूश। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, जीव कीड़ा और मानव कीड़ा। इनकी 2 बुक हैं। इन्होंने क्या लिखी? 2 किताबें लिखी हैं। नंबर 1 है जीव कीड़ा, हिंदी में कीड़ा को खेल कहा जाता है। दूसरी है मानव कीड़ा। इन्होंने 2 बुक लिखी हैं। अब इस थ्योरी को और कई नामों से भी जाना जाता है। इसे प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी कहते हैं। एक्सरसाइज थ्योरी भी कहते हैं। थ्योरी भी
कहते हैं। और इसको और कई नामों से जानते हैं, पूर्व धारणा, पूर्व अनुभव, ये वर्ड अगर आ जाए, लेकिन इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड याद रखना है, एंटीसिपेटरी थ्योरी, बाकी कुछ नहीं। पूर्व धारणा, पूर्व अनुभव, तत्परता की धारणा, बस ये कि हिंदी में जानते रहिए। तत्परता की धारणा, भविष्यदर्शी की धारणा, ये कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, भविष्यदर्शी की धारणा, भविष्यदर्शी की धारणा भी कहते हैं। तो इसको इतने नामों से जानते हैं। खेल द्वारा व्यक्ति का भविष्य प्रतिबिंबित होता है, मतलब प्रतिबिंब दिखता है। खेल से व्यक्ति का जो भविष्य है वो क्या है, प्रतिबिंबित होता है, दिखता है। आजकल देख रहे हैं कि खेल को कितना महत्व है, कहाँ तक व्यक्ति जाता है, और यहाँ तक कि अभी देखिए, अभी जस्ट बीता है 29 अगस्त, वो खेल पे ही तो थे। उनको एकदम जग में कहते हैं ना कि ध्यान, ऐसा खेल खेल गए हैं सबकी वो ध्यान में ध्यान है। तो खेल से ये नहीं है कि हमें नुकसान होगा, खेल से हमें लाभ भी मिलता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास के बाद सिद्धांत का कालपुरुष से सिद्धांत लागू कर दिया। पहले यह था चार्ल्स डार्विन का विकास था ये, फिर इसके बाद इस थ्योरी को जो आगे बढ़ाया है वो किसने बढ़ाया है, तो कालपुरुष ने बढ़ाया है। इसलिए इस थ्योरी को कालपुरुष की थ्योरी कहते हैं, एंटीसिपेटरी थ्योरी, भविष्यदर्शी की धारणा, कालपुरुष, याद रखना है इतना आपको। अब जो अगली है आपकी है वो है रिक्रेशनल थ्योरी, मनोरंजन का सिद्धांत। इसलिए मनोरंजन का सिद्धांत, मनोरंजन का रिक्रेशनल थ्योरी को और कहते हैं पुनः ऊर्जा प्राप्ति का सिद्धांत। और क्या कहते हैं इसे, पुनः ऊर्जा प्राप्ति का सिद्धांत, रिक्रेशनल थ्योरी। रिक्रेशनल थ्योरी, रिक्रेशनल थ्योरी। तो रिक्रेशनल थ्योरी है, इसके है लॉर्ड केम्स या GTW पैट्रिक। इसके प्रवर्तक कौन है, लॉर्ड केम्स, GTW पैट्रिक। आपको अगर नहीं इससे मिलता है तो इन तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा, जरूर देखने के लिए मिलेगा। लोजारस, इसलिए सभी के नाम हमने लिखते हैं, लोजारस। तीनों ने मिलकर के ये सिद्धांत दिया है। किसने, लॉर्ड केम्स, GTW पैट्रिक, लोजारस। इन तीनों में से कोई एक ना एक आपको मिलेगा ऑप्शन में। अगर नहीं कोई है तो भाई GTW पैट्रिक तो है ही खेल का, ये तो आपको याद ही रखना है। तीनों ने मिलकर जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने तीनों ने मनोरंजन खेल की संज्ञा दी है। मनोरंजन एक मनोभाव है, मन की उपस्थिति है। इस प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने बताया है कि मनोरंजन से क्या है, हमारी जो थकान है वो क्या है, दूर होती है। खेल से हमारी जो थकान है वो दूर होती है और ताजगी प्रदान करती है। और क्या करती है, व्यक्ति को आनंद दिलाता है। खेल हमने पहले बताया, व्यक्ति को क्या है, आनंद मिलेगा, ताजगी मिलेगी, थकान दूर होगी, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं इसमें। तो अब आज के लिए इतना ही, और जो थ्योरियाँ हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताई जाएगी, क्योंकि अभी इतना नहीं, टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। इस कम से कम 12-13 की समथिंग थ्योरी है जो आपको पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ नहीं, मस्त रहेगी।